हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे साइंस क्लास बाय दीपाक्षी। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है। तो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले लेट्स रिकॉल द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसको समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक शीट ऑफ पेपर का। आप एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड कर कर एक बॉल में कन्वर्ट कर दो, और उसी शीट ऑफ पेपर को अगर आपने दूसरे केस में बर्न कर दिया तो इससे हम क्या समझेंगे। जब आप उस पेपर को एक बॉल में कन्वर्ट कर दोगे तो अभी भी वो पेपर ही तो है, राइट। तो देयर इज नो चेंज इन आइडेंटिटी। पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है, लेकिन अगर आपने उस पेपर को लिया और बर्न कर दिया तो क्या अब भी वो पेपर बचेगा? नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर इज चेंज इन आइडेंटिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज, राइट। अब जब आप उस पेपर को लेते हो और उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देते हो तो क्या आप उसको दोबारा से प्लेन स्मूथ पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो। तो ये आपका एक रिवर्सिबल चेंज है। वाइल अगर आपने उस पेपर को लिया और आपने उसको बर्न कर दिया, जो कि अब राख में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या आप उस राख को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? एशेज को पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये आपका एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब थर्ड प्रॉपर्टी कि जब आपने उस पेपर को लिया और आपने उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आया? जब आपका पेपर पहले जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ था, तो अभी भी तो वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, राइट। तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। वाइल जब आपने उस पेपर को लिया और बर्न कर दिया तो क्या उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आया? हाँ, उसकी कंपोजिशन में चेंज आया होगा, क्योंकि जब हम बर्निंग की बात करते हैं तो हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ा था। तो इट मींस उसकी कंपोजिशन में चेंज आया होगा, राइट। तो ऐसे सारे चेंजेस जो कि इस बॉल ऑफ पेपर से रिलेटेड थे, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन आइडेंटिटी, इट विल बी रिवर्सिबल एंड देयर विल बी नो चेंज इन कंपोजिशन। ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन दूसरे चेंजेस जहां पर आइडेंटिटी में चेंज होता है, देयर इज चेंज इन आइडेंटिटी, अ चेंज विच इज इरिवर्सिबल, और जहां पर चेंज इन कंपोजिशन भी होता है, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। कुछ और एग्जांपल्स जो कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो अभी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका फिजिकल चेंज का है मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने एक आइस क्यूब लिया और उसको मेल्ट कर दिया। वो पहले भी वाटर था बट इट वाज फ्रीज, राइट, और वो अब भी वाटर है, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, कटिंग अ फ्रूट। आप एक फ्रूट लेते हो, एक होल, एक कंप्लीट फ्रूट लेते हो और उसको कट कर देते हो इन द स्लाइसेस। तो वो पहले भी फ्रूट था, वो अब भी फ्रूट ही है। Earlier it was a complete fruit, now you have the slices of fruit. So this is your physical change. While right side पर आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रॉबेरी, जो कि पहले raw था, अनराइप था, और अब वो राइप हो गया है, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है? एक केमिकल चेंज है। और आपको दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा होगा केमिकल चेंज का, मिल्क गोइंग सार। इट मीन्स आपका जो मिल्क है वो फट गया है, वो खराब हो गया है, खट्टा हो गया। तो क्या आप उस मिल्क को दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये आपका एक केमिकल चेंज है, राइट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, process or phenomena that involve chemical change can be classified as chemical reaction। मतलब कि ऐसी सारी प्रोसेस और ऐसे सारे फिनोमिनन जहां पर केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आपके लोहे पर जंग लग जाना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल चेंज है,
क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो. रस्ट आपका एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है, सो इट मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन. सेकेंड वन इज सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग डार्क. आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो सिल्वर की बनी हुई ज्वेलरी होती है, सिल्वर के गहने होते हैं, वो थोड़े टाइम बाद डार्क होने लगते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी सिल्वर होती है वो एटमॉस्फेरिक सल्फर से रिएक्ट कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि जिसकी वजह से आपके सिल्वर ज्वेलरी डार्क कलर के हो जाते हैं. तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो. राइट नाउ थर्ड वन इज डाइजेशन ऑफ फूड. आपको पता है हम बहुत सारा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमने एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने रोटी खाई, ठीक है. वो रोटी ब्रेक डाउन हो जाएगी आपकी सिंपलेस्ट शुगर में, जो कि आपकी होगी ग्लूकोज. तो क्या आप उस ग्लूकोज को दोबारा से रोटी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये भी क्या है? आपका एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया. फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है? एक अल्कोहल फॉर्म होता है, तो आपका एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है. फिर आता है आपका रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपको पता है आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और क्या होता है? आपको एनर्जी मिलती है. तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट वन हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम सबको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो योर केमिकल रिएक्शन. एंड द लास्ट वन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कलर से हाईलाइट है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसके बारे में अभी आप वीडियो में पढ़ोगे कुछ मिनट्स बाद. तो बर्निंग ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया? बर्निंग, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही होगी, तो इसका मतलब कंपोजिशन में चेंज आया होगा. तो ये भी आपका क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गया. अब केमिकल रिएक्शंस के ये एग्जाम्पल्स हो गए. अब हमें देख कर या ऑब्जर्व कर कर कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो फर्स्ट वन है आपका चेंज इन स्टेट. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि चेंज हो रहा हो आपका स्टेट में, ठीक है. आप जो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन चीजों में चेंज हो रहा हो, ठीक है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर भी स्टेट में चेंज होगा वो आपकी केमिकल चेंज होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखा, आइस क्यूब. आइस क्यूब का मेल्ट हो जाना चेंज इन स्टेट ही है, सॉलिड से लिक्विड हो गया. तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है? नहीं है वो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो क्या है? आपकी रिवर्सिबल है. आपकी केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती हैं जनरली, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर. तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, हो सकता है कि कलर में चेंज आया हो, ठीक है. जैसे कि जब आप आयरन को रिएक्ट कराते हो कॉपर सल्फेट से, या फिर जिंक को रिएक्ट कराते हो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से, तो आपका जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं या फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन का. ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करोगे कि कलर में चेंज आया. थर्ड वन देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, हो सकता है कि कोई गैस रिलीज हुई हो. नाउ फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर. जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज आए, मतलब कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन कराई है वो गर्म हो गई है, या फिर जितनी वो पहले गर्म थी उससे ठंडी हो गई है. ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है. इनके साथ साथ जो मेन होना ही है वो है आपका जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनना ही है जिसकी न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इनको रिएक्ट कराया और आपके पास क्या बन गया?
आपके पास बन गया वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टीज आपकी हाइड्रोजन से भी अलग होती हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज आपकी ऑक्सीजन से भी अलग होती हैं, लेकिन हम देख कर या ऑब्जर्व करके सेट ऑफ प्रॉपर्टीज तो नहीं बता सकते हैं, राइट। हम उसकी कॉम्पोजिशन नहीं बता सकते, तो कोई ना कोई इंडिकेशन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। वो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज इन स्टेट। आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर, और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो चेंज इन स्टेट हुआ, ये हो गई आपकी एक ऑब्जर्वेशन या आइडेंटिफिकेशन की केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आपका फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज भी हुआ है, दैट इज योर वाटर। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड इन द वीडियो। हम एग्जाम्पल देखते हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन का। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 दी है। अब एक्टिविटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो आपको सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन कुछ नहीं होता, सिर्फ मैग्नीशियम की प्योर फॉर्म होती है। हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न होना मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना, राइट। तो जब हम उसे बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखती है, इसका मतलब लाइट रिलीज हो रही है। लाइट रिलीज होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर होता है, जिस वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है। आप ऑब्जर्वेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ ये कैसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट, इट इज वाइट पाउडर, राइट। अगर आपको ये नहीं पता कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 कैसे होती है, तो आप फर्दर देखो स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है नीचे पोर्शन में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो हम इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, 2, 8 एंड 2। तो अगर मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कैसा एक पॉजिटिव आयन बना देगा, Mg2 पॉजिटिव। वाइल इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन्स एटॉमिक नंबर इज 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 एंड 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये क्या बना देगा, O2 नेगेटिव। तो आपका Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बना देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, MgO, ठीक है, ओके। अब इस एक्टिविटी 1.1 से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि आप देख सकते हो। इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है दैट बिफोर यूजिंग द मैग्नीशियम रिबन यू हैव टू रब इट विद द सैंड पेपर। तो क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों रब करा जाता है। तो देखो, मैग्नीशियम एक आपका रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी फॉर्म कर देता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म करता है उसकी एक लेयर उसके मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। और क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर एक इनर्ट लेयर होती है, नॉन रिएक्टिव लेयर होती है, ये फर्दर रिएक्शंस नहीं होने देता। तो इसलिए जब भी हम किसी भी रिएक्शन में,
चाहे ये स्पेसिफिक रिएक्शन हो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हमें मैग्नीशियम को यूज़ करना है, तो यूज़ करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो आपकी जो नॉन रिएक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज योर एक्टिविटी 1.2 जो कि एग्जाम्पल है आपका चेंज इन कलर का। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमें इसमें क्या करना है, हमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट है कलर में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एट द राइट साइड अपर कॉर्नर, राइट। तो ये आपको ट्रांसपेरेंट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। सेकंड आपको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेना है जो कि अगेन ट्रांसपेरेंट है। जब आप इनको मिक्स कराओगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपको एक येलो कलर सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब चेंज इन कलर हुआ इस रिएक्शन में। सो यू कैन से दैट चेंज इन कलर कैन ऑल्सो बी द आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिएक्शन विच इज हैपनिंग, राइट। तो अब हम समझते हैं ये रिएक्शन होती कैसे। सबसे पहले लेड नाइट्रेट क्या होता है। लेड इज फॉर पीबी, look at the screen, lead is Pb and nitrate is NO3। आपका जो लेड होता है उसका वैलेंसी होती है 2 और आपकी नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम इज K एंड आयोडाइड इज I, आयोडीन, ठीक है। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और आयोडीन की वैलेंसी भी होती है 1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Ki। अब लास्ट में एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन देखो हमें क्या दिख रहा है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा था इट इज नथिंग बट योर लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर में ही लिखा हुआ है स्क्रीन पर, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटी समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, इट इज एक्टिविटी 1.3 जो कि एग्जाम्पल है आपका चेंज इन स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि दोनों ही ऑब्जर्वेशन या आइडेंटिफिकेशन होती हैं आपकी फॉर अ केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लेना है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, सिंपली जिंक के पीसेस होते हैं जिसमें जिंक आपका प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स आप लोगे कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, जो आपने ट्रायंगुलर टाइप आपका ट्रायंगुलर टाइप वेसल होते हैं आपके केमिस्ट्री लैब में, उसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, या फिर आप सिंपली टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। और आप उसमें क्या ऐड करोगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, लुक एट द स्क्रीन, HCl, राइट। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू विल गेट HCl। या फिर आप क्या ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। कैसे, हाइड्रोजन इज 1, सल्फेट इज 2, सो व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू विल गेट H2SO4। आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं कोनिकल फ्लास्क या किसी भी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपको डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जिंक की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो ही रहा है, तो ये तो एक
आपका टिक हो गया कि येस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इन विच देयर इज रिलीज ऑफ गैस, ठीक है। अब दूसरा स्टेट कैसे चेंज हो रही है, अब यहाँ पे देखो, जब हमारे रिएक्टेंट्स थे दोनों ही रिएक्शन में, जो कि ग्रीन कलर से लिखी हुई है आपकी रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन में ना ही जिंक गैस है ना ही HCl गैस है। जिंक ग्रैनुअल्स आपके सॉलिड हैं, HCl आपका लिक्विड है। सेम दूसरी रिएक्शन में जिंक ग्रैनुअल्स आपके सॉलिड हैं और सल्फ्यूरिक एसिड आपका लिक्विड है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका गैसियस स्टेट में है, जो कि आपकी थर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यू कैन से दैट देयर इज चेंज इन स्टेट इन दिस रिएक्शन, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल इक्वेशंस। अब आई होप यू आर अंडरस्टूड विद कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कोई भी प्रोसेस या फिनोमिना जिसमें कि क्या हो रहा होता है, कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, उसको हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन सिंपली जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ के सिंबल्स? जो हमारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, जब उनके थ्रू हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट से अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो हम मैग्नीशियम ना लिखकर Mg भी तो लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज Mg इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ऑक्सीजन ना लिखकर हम O लिख सकते हैं, बिकॉज O इज सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। लेड ना लिखकर हम Pb लिख सकते हैं। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ द elements which will be used in this chapter specifically, जिनका आपको सिंबल भी आना चाहिए और उनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, ताकि आप एक एक्यूरेट रिएक्शन कर सको, ठीक है। तो ये सारे क्या सिंबल्स है? मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, लेड Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज so that you can learn all these elements or the ions, so that it will be easier for you to do the chemical reactions and to write the chemical equation, ठीक है। Now you can see on the screen कि स्क्रीन पर 16 कंपाउंड्स के नेम लिखे हुए हैं ऑरेंज कलर से। तो ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में यूज़ करने हैं फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो आपको ये सारे कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज 16 कंपाउंड्स। Okay, so first one is barium chloride. So barium is Ba and your chloride is chlorine. We know that the valency of barium is 2 and valency of chlorine is 1. So when we cross multiply it, हमें मिलेगा BaCl2. Next one is aluminium chloride. So aluminium का सिंबल होता है Al and chlorine का सिंबल होता है Cl. Now aluminium की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AlCl3. Now next one is sodium sulfate. सोडियम का सिंबल होता है Na एंड सल्फेट आयन होता है SO4. नाउ सोडियम की वैलेंसी हमें पता है इट इज 1 और सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Na2SO4. नाउ नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम हमें पता है इसका सिंबल होता है Al और सल्फेट का सिंबल होता है SO4. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2. तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि ये 3 पूरे सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा.
Okay, now next one is sodium hydroxide. Sodium is Na and hydroxide होता है हमारा OH नेगेटिव आयन. सो सोडियम की हमारी वैलेंसी होती है 1 एंड OH नेगेटिव की वैलेंसी भी होती है 1. तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा NaOH. Now next one is hydrogen chloride. Hydrogen is H and chloride is for chlorine, that is Cl. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट HCl. Now calcium oxide. Calcium is Ca and oxide is for ऑक्सीजन. कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2. तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर 1 आ जाएगा यहाँ पर एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट वी विल गेट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. इसका जनरल नेम होता है क्विक लाइम. इसी चैप्टर में हम आगे क्विक लाइम की प्रॉपर्टीज एंड इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे. Now next one is calcium hydroxide. Calcium hydroxide, again calcium is Ca and hydroxide is OH. Calcium की वैलेंसी 2 and hydroxide की वैलेंसी 1. So we will get CaOH whole twice because this 2 will multiply with O and H both. And calcium hydroxide का common name होता है slaked lime. We are going to study about this also in the video. Now next is iron sulfate. So iron is Fe and sulfate is SO4. So what is the valency of iron? We have to take 2 and valency of SO4 is also 2. It will cancel out each other and we will get FeSO4. Now calcium carbonate. Calcium is Ca and carbonate is CO3. कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट आयन इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है तो इसकी भी वैलेंसी होती है 2. इट विल कैंसल आउट एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट CaCO3. नाउ नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट. लेड का सिंबल होता है Pb एंड नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव. सो इसकी वैलेंसी होगी हमारी 1 एंड हमारी लेड की वैलेंसी होती है 2. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट वी विल गेट PbNO3 होल ट्वाइस बिकॉज ये 2 हमारा N के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड O3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो वी विल गेट PbNO3 होल ट्वाइस. नाउ लेड ऑक्साइड. लेड इज Pb एंड ऑक्साइड इज फॉर ऑक्सीजन दैट इज O. Pb की वैलेंसी होती है 2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2. तो इट विल कैंसल आउट ईच अदर एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट PbO. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट. सो कॉपर का सिंबल होता है Cu एंड सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव. सो वैलेंसी विल बी 2 एंड हेयर कॉपर की वैलेंसी भी हम 2 लेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर बना देगा CuSO4. नाउ सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड का होता है Au and here we have nitrate. Nitrate is NO3 negative. सिल्वर की वैलेंसी होती है 1 and NO3 negative. इस पर -1 का चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी भी होती है 1. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे we will get AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. Now next is lead iodide. lead का सिंबल होता है Pb and iodide is for iodine. So Pb, we have the valency of Pb is 2 and iodine just like chlorine. iodine की वैलेंसी होगी 1. तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे we will get PbI2 that is lead iodide. Now magnesium oxide. magnesium का सिंबल होता है Mg and oxygen is O. ऑक्साइड इज फॉर ऑक्सीजन दैट इज O. मैग्नीशियम की हमारी वैलेंसी होती है 2 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12. ऑक्सीजन की भी हमारी वैलेंसी होती है 2 एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट बिकॉज इट विल कैंसल आउट ईच अदर वी विल गेट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड.
Okay, now I hope you have understood all these 16 compounds. Now let's learn more about a chemical equation or chemical reaction. So as you can see on the screen, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो आपके पास दो साइड्स होती है किसी भी रिएक्शन की. एक वो साइड जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक वो साइड जो कि आपकी राइट हैंड साइड पर है. ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है ये आपकी रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती है और जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होंगे. ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. यू कैन रीड दिस ऑन द स्क्रीन. राइट, वाइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो आपके रिएक्टेंट्स चेंज होकर कुछ नया बनाते हैं. चेंज होना मतलब क्या होता है? कुछ पहले जो था उससे कुछ नया बनना, अलग बनना. तो ये जो न्यू सब्सटेंस होता है जो बनता है आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट और वो आपका राइट हैंड साइड पर होता है. तो क्या लिखा हुआ है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट. तो अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ. ठीक है, चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर क्या बना देंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी आपके रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, तभी तो ये केमिकल रिएक्शन होगा ना. Okay, now let's take some more reactions like you can see on the screen. Hydrogen plus oxygen gives water. So hydrogen and oxygen are reactant and they form what? H2O. H2O, that is your water, is a new substance. तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट. सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, थर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है आपका? जिंक सल्फेट एंड कॉपर. तो जिंक और कॉपर सल्फेट हो गए आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गए? जिंक सल्फेट एंड कॉपर. ना ही पहले जिंक सल्फेट प्रेजेंट था ना ही कॉपर प्रेजेंट था. पहले क्या प्रेजेंट थे? जिंक एंड कॉपर सल्फेट. ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन क्या है आपकी? लेड नाइट्रेट. अभी हमने पढ़ा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला. दिस इज लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका? ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में. तो आपका रिएक्टेंट क्या था? लेड नाइट्रेट और प्रोडक्ट क्या है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हों, सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है. जैसे दिस इज योर एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके मोर देन वन होते हैं. ठीक है, ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर ओनली. ओके, हमें केमिकल रिएक्शन पता चल गई, केमिकल इक्वेशन पता चल गई. नाउ लेट्स लर्न अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो देखो, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स of all the elements before the reaction and after the reaction same होते हैं. मतलब अगर आपके रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन के एटम थे तो प्रोडक्ट साइड में भी दो ऑक्सीजन के एटम ही होंगे, चाहे वो किसी दूसरे कंपाउंड का पार्ट बन गए हों अब, लेकिन होंगे दो ही. ठीक है,
अब ऐसा क्यों होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नीड क्या है? हम ऐसे ही सिंपल एक केमिकल इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो क्या कहता है? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब प्रोडक्ट से पहले जितना मास है उतना ही बाद में होना चाहिए। रिएक्टेंट्स का टोटल मास आपका प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने एक भी एटम ज़्यादा या कम कर दिया तो आपके मास में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका सिंगल एटम जो होता है उसका मास होता है, हर एटम कंपाउंड के मास में कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक एटम कंपाउंड के मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो रिएक्टेंट के मास में भी कंट्रीब्यूट करेगा और प्रोडक्ट के मास में भी कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो इस वजह से एक रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत नेसेसरी है सो दैट इट कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ इक्वेशन ऑन द स्क्रीन दैट इज H2 + O2 गिव्स H2O। तो रिएक्टेंट साइड में देखो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। बट ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या मास में कोई चेंज आ जाएगा टोटल मास में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में? ऑब्वियसली आएगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, अगर मैं टोटल मास रिएक्टेंट्स का निकालूं तो इट विल बी 2 × 1 + 2 × 16, दैट विल बी 32 ग्राम। और अगर प्रोडक्ट साइड में निकालूं तो 2 × 1 + 1 × 16 इट विल बी 18 ग्राम। तो क्या 34 ग्राम और 18 ग्राम इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रहा, और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये आपका एक यूनिवर्सल लॉ है, हर रिएक्शन इसको फॉलो करेगी। तो इस वजह से वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टैंड द स्टेप्स टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर 1, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन, वो जो बैलेंस नहीं है, ठीक है, जिस पर अभी आपको वर्क करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, तो आपने लिख दिया हाइड्रोजन H2 + O2 गिव्स H2O। तो जस्ट अभी हमने एग्जांपल देखा था, ये बैलेंस नहीं थी। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम? स्केलेटल इक्वेशन, जो आपको ये तो बताती है कि कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं होती। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। वो जस्ट आप रिएक्शन सुनकर जो लिख देते हो या पढ़कर जो लिख देते हो, वर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी और आपने कंपाउंड लिखकर बस रिएक्शन लिख दी, वो बैलेंस नहीं है, उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या स्टेप होता है? टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। तो कौन से एलिमेंट आपके इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। हमें देखना है कि कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, कितने प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, कितने प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ऑरेंज कलर की टेबल। सेम हम ऐसे ही टेबल बनाते हैं। इनिशियली आपको टेबल बनाने की नीड होगी, बाद में आप विदाउट टेबल भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब आपको एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, कोई सी भी साइड हो सकता है वो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैंने कहा H2 + O2 गिव्स H2O,
तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है? H2O में 3 प्रेजेंट है, H2 में 2 ही थे, ऑक्सीजन में भी 2 ही थे। तो जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, अब सेकंड इससे अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या है आपका? अब आपको इस कंपाउंड में वो एलिमेंट देखना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है या ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है? हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। और फिर आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, आप हाइड्रोजन की बैलेंसिंग से स्टार्ट करोगे। ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेप भी आप इनिशियली ही करोगे, बाद में आप अपनी तरह से करने लगोगे जब आपको बैलेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल, मेनी एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग, सो दैट ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए, ठीक है। ओके, तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन है आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्केलेटल इक्वेशन लिखना, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड हो, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो हमारी इस रिएक्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ यही है। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिखना, बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड और ये हो गई हमारी प्रोडक्ट साइड। तो हम काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन एटम है, 1, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। और हमारी प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन एटम है? 3, तो वी विल राइट 3 हेयर। नाउ वी विल काउंट हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट की साइड, 1, 2, तो वी विल राइट 2 हेयर। एंड प्रोडक्ट साइड हमारे कितने हाइड्रोजन एटम है? 2, तो हम लिख देंगे यहां पर 2। नाउ वी हैव ऑक्सीजन ऑल्सो। अब हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे रिएक्टिंग साइड में, जो कि है 1। और हमारे ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? यस, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक ऐसा कंपाउंड सर्च करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो यहाँ पर हमारे पास 1 एटम है, यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 7 एटम है और यहाँ पर हमारे पास 2 एटम है। तो हमारा आयरन ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड में हम देखेंगे कि किस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, तो वो है हमारा ऑक्सीजन। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हम ऑक्सीजन के साथ बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स फाइंड ऑक्सीजन हमारे कितने प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में? 4, और रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख देंगे? Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्योंकि हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया तो हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, मतलब हमारे ऑक्सीजन भी कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में? 4। तो इट मीन्स आवर ऑक्सीजन इज बैलेंस। लेकिन ये 4 हमें पता है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इस वजह से हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 into 2 is 8। तो हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए हैं? 8। तो अब हम देखेंगे हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 8 प्रेजेंट है और दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। तो 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4H2O। तो हमारे हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 8। तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब हमारे पास बचता है आयरन। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन के एटम प्रेजेंट है? 3। और हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन के एटम प्रेजेंट है? 1। तो
1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई. तो वी विल राइट a 3 here. So now our reaction is balanced because all the elements are balanced. So our balanced reaction is 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. ओके तो हमारी दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अब हमें स्केलेटल इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्केलेटल इक्वेशन बनाने का. तो हाइड्रोजन इज H2 क्योंकि हमें पता है H एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है H2. रिएक्ट विद क्लोरीन, सेम क्लोरीन इज Cl2 क्योंकि Cl नहीं एग्जिस्ट करता, Cl2 गैस एग्जिस्ट करती है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, राइट. तो अब हमें इनको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. तो हमारे कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सेकेंड स्टेप कि हम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन. तो हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, 2. और हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड, 1. कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड, 2. और कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट साइड, दैट इज 1. तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड सर्च करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे ही कंपाउंड, चाहे वो रिएक्टिंग साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, सबके पास 2 एटम है. सो वी कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. तो लेट्स टेक HCl. अब HCl में हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1. और हमारा प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2. तो इस 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई. तो आई विल डायरेक्टली राइट 2 हेयर एंड व्हेन आई विल राइट 2 हेयर, तो ये मेरा जो 2 है ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो मेरे हाइड्रोजन भी 2 हो गए और मेरे क्लोरीन भी 2 हो गए. तो मेरे दोनों ही एलिमेंट्स बैलेंस हो गए इन द रिएक्शन. तो इट मीन्स दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्केलेटल इक्वेशन बनाने का. तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2. यहाँ पर बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. इट गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट BaSO4. बेरियम की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1. So now second step is what, to identify the elements which are involved in the reaction. तो कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, right? Yes, these are the elements which are involved. Now let's make a reactant side and one product side. Okay? तो बेरियम कितने प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड में, 1. व्हाट अबाउट इन द प्रोडक्ट साइड, 1. क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, 2. एंड इन द प्रोडक्ट साइड 3. एल्यूमिनियम कितने प्रेजेंट है, 2. एंड हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने प्रेजेंट है, 1. सल्फर कितने प्रेजेंट है, 3. एंड हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने सल्फर प्रेजेंट है, 1. ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है हमारे, सी दिस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय whole sulfate ion, so 3 is multiplying with O4, so 4 into 3 is
12। तो हमारे 12 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं एल्यूमिनियम सल्फेट में, और बेरियम सल्फेट में यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं? 4। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो हमें दिख रहा है कि हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, राइट। अब हमें क्या देखना है कि इस कंपाउंड में भी कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। सी कितने एल्यूमिनियम के 2 एटम है, सल्फर के हमारे 3 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे 12 एटम है। तो हम अपनी बैलेंसिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 4। तो इस 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 3 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी रिएक्शन बन जाएगी BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस विच गिव्स 3BaSO4 प्लस AlCl3। अब आप देख सकते हो कि जब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करा BaSO4 से तो हमारा नंबर ऑफ बेरियम एटम भी चेंज हो गया प्रोडक्ट साइड में, जो कि हो गए हमारे 3। हमारे सल्फर कितने हो गए हैं? 3, राइट। तो इट मीन्स हमारा सल्फर अपने आप ही बैलेंस हो गया। और हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 3 into 4 is 12। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो अब हमारा बेरियम जो कि इम्बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ दिस 3, लेट्स बैलेंस दिस। तो इस 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस विल गिव 3BaSO4 प्लस AlCl3। तो हमारा बेरियम हो गए 3 बेरियम एटम। तो हमारा बेरियम भी क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। नाउ लेट्स सी, हमारे जब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करा बेरियम क्लोराइड से तो हमारे क्लोरीन के एटम चेंज हो गए। दिस Cl2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 into 3 is 6। हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने क्लोरीन हो गए 2 की जगह? 6। तो अब इस 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड में हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2AlCl3। तो हमारे कितने क्लोरीन हो गए यहाँ पर? 6। तो इट मीन्स हमारा क्लोरीन भी बैलेंस। और जब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करा AlCl3 के साथ तो हमारे एल्यूमिनियम भी कितने हो गए? 2। और हमें 2 ही एल्यूमिनियम चाहिए थे। सो वी कैन से दैट दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। तो अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमारा सोडियम क्या होता है? Na क्या हमारा एग्जिस्ट करता है ऐसे ही? यस करता है। तो दिस इज Na प्लस वाटर। व्हाट इज वाटर? H2O। और ये हमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम की वैलेंसी 1 एंड हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी भी 1 प्लस हाइड्रोजन। क्या हमारा H एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, हमारा H2 एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? टू राइट डाउन द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो अब हमें एक रिएक्टेंट साइड बना लेनी है और एक प्रोडक्ट साइड बना लेनी है। कितने सोडियम एटम हमारे प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में? 1। और कितने सोडियम एटम हमारे प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में? 1। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड में? 2। और कितने हाइड्रोजन एटम हमारे प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में? 3। हाउ 3? 2H are here and 1H is here also. So 1 plus 2 is
3। अब कितने ऑक्सीजन एटम हमारे प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में? 1। और कितने ऑक्सीजन एटम हमारे प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में? 1। तो हमारा सोडियम और ऑक्सीजन तो फिलहाल के लिए बैलेंस्ड ही है, राइट। बट अब हमें क्या देखना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर देखो, हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है फिलहाल के लिए। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे बैलेंसिंग? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ एक कंपाउंड का पार्ट ना होकर 2 कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करना है और मैं अपने यहाँ पर 2 लगा दूं, तो मेरे ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम और +1 हो जाएगा 5। क्या मैं 2 को, इन 2 एटम्स को 5 में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, राइट। तो इसका मतलब मैं अपने यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन में ही कुछ ऐड कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करती हूँ तो मेरे कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड में? 2 + 2 = 4, राइट। तो अब मैं इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? यस, इजीली आई कैन डू दैट। कैसे करेंगे अब हम उसको? लेकिन उससे पहले अब हम देखेंगे, जब मैंने यहाँ पर 2 ऐड करा तो मेरे सोडियम के एटम भी चेंज हो गए। कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में? 2। और मेरे ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 2, राइट। Now let's back to the hydrogen. Now I have 4 hydrogen. How many I want to have on the reactant side? I want to have 4. तो इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो I will write 2 here. तो अब मेरे कितने हाइड्रोजन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में? 4। तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब मैंने 2 को वाटर के साथ, पूरे वाटर के साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरे ऑक्सीजन के एटम भी चेंज हो गए। कितने हो गए मेरे ऑक्सीजन के एटम? 2, राइट। तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब मेरा क्या बच गया है इम्बैलेंस? दैट इज माय सोडियम। तो इस 1 को मैं 2 में इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कहाँ पर प्रेजेंट है मेरा सोडियम रिएक्टेंट साइड में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस सोडियम, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा 2। तो ये मेरी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्केलेटल इक्वेशन बनाना। स्केलेटल इक्वेशन मतलब अगेन एक इम्बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 होता है जो एग्जिस्ट करता है, N एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हमारा क्या बना रहा है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है हमारा? NH3, राइट। स्केलेटल इक्वेशन हमने बना दी जो कि था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? हमारे कौन से एलिमेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हम वो लिख लेंगे एक साइड में। हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बना लेंगे। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड में? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितने प्रेजेंट है? 3। हमारे कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितने प्रेजेंट है? 1। तो अब हमें बैलेंस करना है। दोनों ही हमारे इम्बैलेंस्ड है। वी वांट टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सो दैट द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। तो अगर मेरा नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 प्रेजेंट है, तो इस 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो मेरे नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, जो कि बैलेंस हो गया, राइट। लेकिन इस वजह से मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 × 2 = 6, राइट। तो इस 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड में कहां पर है हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट? ये रहा हमारा H2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। वी वांट 6 हाइड्रोजन एंड वी हैव 6 नाइट्रोजन। ओके, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा क्या होता है, H2S, गैस बर्न इन एयर। अब आपने क्लास 8th में पढ़ा था बर्निंग मींस कंबशन, उसके लिए कौन सी गैस चाहिए होती है हमारी एयर से, ऑक्सीजन। तो यहां पर जब भी बर्निंग और एयर साथ में लिखा है तो इट मींस वो कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो H2S को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, इट गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो अब हमारी ये स्केलेटल इक्वेशन तैयार है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एलिमेंट्स लिखना जो कि हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो एक हो गया हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हो गया हमारा सल्फर और तीसरा है हमारा ऑक्सीजन। हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बना लेंगे। अब हमारे कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है हमारी रिएक्टेंट साइड, 2, और प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है हमारे, 2। कितने सल्फर प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड, 1, और कितने सल्फर प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड, 1। कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड, 2, और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट साइड, 3। तो अब हम 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम यहां पर दोबारा सेम पुराना वाला केस कि ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में भी प्रेजेंट है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को चेंज करूं, मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। तो क्या मैं 2 को 5 में कन्वर्ट कर पाऊंगी, नहीं। लेकिन अगर मैं इस ऑक्सीजन में चेंज करती हूँ, लेट्स से आई राइट 2 हेयर, तो अब मेरे कितने ऑक्सीजन एटम हो गए हैं प्रोडक्ट साइड, 2 + 2 कितने हो गए, 4। क्या मैं इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इजीली आई कैन डू दैट। कैसे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 ऑक्सीजन एटम कहाँ प्रेजेंट है, ये रहे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 4। तो मेरी ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। लेकिन अब यहां पर वापस आओ, जब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन के एटम में भी तो चेंज आएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया मेरा 4, राइट। तो अब मेरा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो अब इस हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम को 4 में कन्वर्ट करा जा सकता है, इजीली करा जा सकता है। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर, राइट। तो आई विल राइट 2 हेयर। तो अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। लेकिन अब दोबारा से देखो, जब मैंने यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, लेकिन सल्फर कितने हो गए अब हमारे, 2, और हमारी दूसरी साइड कितने सल्फर प्रेजेंट है, 1। तो अब ये 2 हो गया मेरा। अब मुझे सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर को बैलेंस करने के लिए इस 1 को 2 में कन्वर्ट करा जा सकता है, इजीली करा जा सकता है। कैसे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आई विल राइट 2 हेयर। तो अगर मैंने यहाँ पर सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेरे ऑक्सीजन के एटम में चेंज आ जाएगा। कितने हो गए अब मेरे प्रोडक्ट साइड टोटल ऑक्सीजन के एटम, 2 + 2 × 2 = 4, सो 2 + 4 = 6। लेकिन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रेजेंट है। तो इससे मुझे 4 की जगह क्या करना है, 6 करना है। तो यहां पर 2 की जगह आई कैन राइट 3, ठीक है। तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। ओके, तो अब हमें बैलेंसिंग करनी तो आ गई, बट इज देयर एनी वे जिससे कि हम अपनी इक्वेशन को या रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकें? तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला,
ठीक है। जो गैसियस स्टेट होगा, कोई कंपाउंड आपका, कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड हो सकता है, कोई एक्वस हो सकता है। एक्वस मतलब कि वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसका, ठीक है। कोई सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो हम ये सब चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल इक्वेशन में। नेसेसरी नहीं होता है करना, लेकिन जब हम कर देते हैं तो फिर हमारी जो रिएक्शन होती है वो बहुत और भी ज़्यादा, या इक्वेशन जो होती है वो और इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। जैसे यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी रिएक्शन को बैलेंस करा था, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। लेकिन अगर मैं सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे उनकी फिजिकल स्टेट का सिंबल लिख दूँ तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिया आयरन, आयरन मेरा सॉलिड फॉर्म में, और मैंने वाटर लिखा, वाटर के आगे मैंने गैस लिखा है, ठीक है, G लिखा हुआ है। और आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? Fe3O4 जो कि सॉलिड ही है, और आपका 4H2 जो कि गैस ही है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा, इसको पढ़कर क्या फ़ायदा हो रहा है? तो देखो, जो आयरन होता है, आयरन जब वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तभी Fe3O4 बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता। अगर आप लिक्विड वाटर लोगे तो वो Fe3O4 नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब हमें ये रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है कि आयरन रिएक्ट विद स्टीम ऑफ वाटर to give Fe3O4 plus 4H2. Iron don't react with liquid water to give this, ठीक है। उसके लिए आपको steam ही required है। तो ये आपको एक extra information दे रही है। So that is why you can write symbols of physical state in a chemical reaction और chemical equation, ठीक है। अब क्या और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं? येस, देयर आर थिंग। जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन, कि वो कैसी कंडीशन में हो रही है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी हम एरो के ऊपर, हमारा जो रिएक्शन एरो होता है उसके ऊपर या नीचे कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन किस चीज़ की है ये इक्वेशन? यस, फोटोसिंथेसिस की। तो हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ है, नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ है। दैट इज वाई इस रिएक्शन को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है दैट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसने और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया हमारी इक्वेशन को, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखो, कार्बन मोनोक्साइड गैस को जब हम वाटर, स्टीम, गैस लिखा हुआ है मतलब कि वाटर वेपर्स या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, 340 atm ये आपका प्रेशर है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा लिक्विड फॉर्म में क्या बन जाता है? CH3O4। ये आपका मिथेनॉल है, इट्स अ टाइप ऑफ एल्कोहल, ठीक है। सो नाउ आवर रिएक्शन इज मोर इंफॉर्मेटिव। तो बैलेंसिंग के साथ साथ आप फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हो और आप कंडीशन भी मेंशन कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा केमिकल जिसकी एब्सेंस में रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो भले ही रिएक्ट ना कर रहा हो, वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। So that's all for this video. We will continue this chapter in the next वीडियो, जिसमें कि हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल।